हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुनील गुप्ता जीआरवी इंटर कॉलेज राठ से आप लोगों की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास को लेकर उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कोरोना के कारण आप लोग विद्यालय पढ़ने नहीं आ पा रहे, तो इस वजह से आप लोगों की ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है। तो उसी के क्रम में कक्षा 12 में आप लोग पढ़ रहे थे ठोस अवस्था। आप लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में ठोस के प्रकार यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अर्थात एमॉर्फस का अध्ययन किया था और इन दोनों को तुलनात्मक दृष्टिकोण में जान लिया था। इसके उदाहरण भी पढ़ लिए थे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो शुद्ध ठोस हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और आभासी ठोस वो अम्लीय यानी अमॉर्फस होते हैं। तो हमें इस पूरे चैप्टर में केवल और केवल क्रिस्टलीय ठोसों का अध्ययन करना है। तो बच्चों, हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में प्रारंभ करेंगे हम क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। तो बच्चों ध्यान दें आप लोग, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। बच्चों देखिए, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं और इन चारों का हम तुलनात्मक अध्ययन यहाँ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है नंबर 1 में आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये सभी क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार हैं, इसलिए ठोस के साथ ही इनको एक और नाम से जानते हैं और वो है क्रिस्टल। तो चाहे हम कहें आयनिक ठोस या हम कह सकते हैं आयनिक क्रिस्टल, और इसकी अंग्रेजी होगी आयोनिक, IONIC, आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, इसको भी हम क्रिस्टल कह सकते हैं और इसकी अंग्रेजी होगी मेटैलिक। मेटल से बना हुआ है, मेटैलिक। मेटैलिक सॉलिड। और तीसरा है हमारा सहसंयोजी। सहसंयोजी ठोस, इसको हम कहेंगे कोवैलेंट। COVALENT, कोवैलेंट सॉलिड। इसका एक और नाम होता है, तो यह करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेटवर्क। नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस। और सबसे अंतिम है चौथा, जिसको हम कहते हैं आणविक। आणविक ठोस, इसको भी हम क्रिस्टल कह सकते हैं। तो अब लिख करके मैं लिख देता हूँ क्रिस्टल। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी में ठोस अथवा क्रिस्टल शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, हमको लिखा हुआ मिल सकता है। और इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे मॉलिक्यूलर। MOLECULAR, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। हाँ तो बच्चों, ये 4 प्रकार के आप देख पा रहे हैं, ये क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार हैं और इनको हम क्रमशः एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, हम इनके गुणों के बारे में बात करते हैं। तो इनमें कौन कौन से गुण होंगे? तो गुणों के दृष्टिकोण में सबसे पहले नंबर पे आता है घटक कण। नंबर 1 में घटक कण। किन से मिलकर बने होंगे ये?
घटक कण, इनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो देखिए बच्चों, जो आयनिक हैं ये आयनों से मिलकर बने होंगे, जैसा कि इनका नाम है आयन। घटक कण कौन होंगे? इसमें आयन होंगे, और ये आयन होते हैं प्लस और माइनस के रूप में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ C+ और A नेगेटिव। C+ का मतलब कैटायन यानी धन आयन, और A नेगेटिव का मतलब एनायन अर्थात ऋण आयन। तो इनसे मिलकर बने होंगे, उन ठोसों को हम कहेंगे आयनिक क्रिस्टल या आयनिक ठोस। अब दूसरा है धात्विक। तो जैसे कि इसके नाम में शामिल है धात्विक, तो ये बना होगा धातु परमाणुओं से। धातु परमाणुओं से। तो इसमें घटक कण क्या होंगे? धातु परमाणु। और सहसंयोजी ठोस में होंगे आपके घटक कण अधातु परमाणु। और अंतिम जो आपका चौथा आता है, इसमें घटक कण होंगे अणु या परमाणु। देखिए दोनों में थोड़ा सा कॉमन आपको लग सकता है कि दोनों में परमाणु है। तो यहाँ पर एक विशेष कैटेगरी है, जब समान प्रकार के परमाणु होंगे तो वे अणु की फॉर्म में हमको दिखाई देंगे, और ऐसे ठोस को हम कहेंगे आणविक ठोस। ठीक है बच्चों। तो अब दूसरे नंबर वाला जो है धातु परमाणु। आप लोग इतना जानते हैं कि धातु परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल कर धनायन बना लेते हैं। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, विस्थानीकृत। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के सागर ऑब्लिक बादल में धनायन। और धनायन कैसे प्राप्त होते हैं? धातु से। धातु से प्राप्त। ठीक है। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें हम कि यदि कॉपर है तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और +2 आवेश इस पर आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद +2 ये स्वयं रखेगा। तो इस प्रकार अगर हम कॉपर का धात्विक क्रिस्टल बनाने का प्रयास करें, मान लीजिए हम यहाँ 6 कॉपर बनाते हैं, Cu+2 रहेगा उसमें, 6 बना लेते हैं, 6 Cu+2। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देंगे टोटल? देखिए 1 से मिल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 से मिलेंगे हमको 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह इन सभी धनायनों के बीच इस तरह से बादल की तरह घूमेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, या इसको हम इलेक्ट्रॉनों का समुद्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो धनायन है वह बंधे रहेंगे किससे? इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश से। और यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको E नेगेटिव क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है बच्चों। तो बाकी सब में कोई दिक्कत है नहीं। धातु परमाणु अथवा आणविक क्रिस्टल में अणु या परमाणु अपनी घटक कणों की स्थिति में व्यवस्थित रहेंगे, और उनकी स्थिति क्या होगी नेक्स्ट टॉपिक पे इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपने समझ लिया कि जो घटक कण होंगे वो आयनिक ठोस में आयन होंगे, धात्विक ठोस में धातु परमाणु होंगे, सहसंयोजी में अधातु परमाणु होंगे, और आणविक में अणु या परमाणु रहेंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि दूसरा पॉइंट है, और वह है घटक कणों के बीच। घटक कणों के बीच आकर्षण बल। आकर्षण बल, इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आप लोग जानते हैं इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं या FOA। ठीक। तो जैसे कि आयन है तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला इसमें आकर्षण बल होगा, और इसको हम कहेंगे आयनिक बंध। केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे इसको? आयनिक बंध। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आयनिक बंध। आयनिक बंध।
और इसका मतलब होगा फिजिक्स के दृष्टिकोण से अगर हम बोलें तो इसको हम कहेंगे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। वैद्युत आकर्षण बल, और इसका आकलन करते हैं हम कूलाम के नियम से, इसलिए इसको हम एक और नाम से भी जान सकते हैं कि कूलामी बल। कूलामी बल, ठीक है बच्चों। तो ये जो कूलामी बल होगा इसको फिजिक्स में हम कूलामी बल कहेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में इसको हम आयनिक बंध कहेंगे, आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। क्लियर हुआ इतना? इसी प्रकार से धात्विक क्रिस्टल में जो घटक कणों के बीच बंध बनेगा उसको हम कहेंगे धात्विक बंध। धात्विक बंध, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड। और जो सहसंयोजी ठोस होगा इसमें जो बंध उपस्थित रहेगा उसको कहेंगे हम सहसंयोजी बंध। ठीक। और यहाँ जो आणविक ठोस में बंध उपस्थित रहेगा उसको हम कहेंगे वांडर वाल बल। अगर हम इनकी दृष्टिकोण में बात करें, इन सभी बलों के बारे में डिस्कशन करें, तो हम पाएंगे कि वांडर वाल बल होता है दुर्बल, और सहसंयोजी बंध या सहसंयोजकता आबंध बल ये होता है अत्यंत प्रबल। अत्यंत प्रबल। और ये धात्विक बंध, आपका धात्विक बंध होगा प्रबल, और ये आयनिक बंध भी होगा प्रबल। और इस वजह से, प्रबल होने की वजह से, जो आयनिक यौगिक होंगे, आयनिक ठोस होंगे, वो कठोर होंगे। लेकिन ध्यान रखिए ये भंगुर भी होंगे, ब्रिटल होंगे। अर्थात यदि हथौड़े से चोट मारेंगे तो ये बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। और इसके बाद धात्विक में देखें तो ये प्रबल होगा, और धातुओं में जो गुण होता है वह इनमें भी पाया जाएगा। अर्थात धातुएं तन्य, आघात वर्धनीय, और कठोर तो होंगी, तो शुरुआत में ये लिख देता हूं कठोर। ठीक। और ये जो सहसंयोजक बंध होगा अत्यंत प्रबल होगा, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये होंगे अत्यंत कठोर। अत्यंत कठोर। और यहाँ वांडर वाल बलों में 3 कैटेगरी बन जाती है बंधों की। तो इस आधार पर देखें, अध्रुवीय, अध्रुवीय यानी इसमें प्लस माइनस आवेश बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये मुलायम होंगे, मुलायम। और दूसरी कैटेगरी होगी इसमें ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब आंशिक रूप से प्लस माइनस उपस्थित होगा, ये भी मुलायम होंगे। और तीसरी कैटेगरी होगी एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध वाले, ये कठोर होंगे। हाँ तो बच्चों, अभी आपने कुछ क्वालिटीज़ को देखा, तो अब आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों देखिए, अभी आपने 2 पॉइंट पढ़े थे, तो दूसरे पॉइंट में आणविक ठोस में मैंने नीचे लिखा हुआ था कि वांडर वाल बल पाया जाता है, दुर्बल होता है, और ये 3 कैटेगरी में होता है। तो हमने फिर से यहाँ ऊपर इसको लिख लिया, आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी और आप आगे अध्ययन कर पाएंगे, सरलतापूर्वक इनको समझ पाएंगे। तो देखिए बच्चों, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है इसमें गुणों के अंतर्गत, और वह है मेल्टिंग पॉइंट ऑब्लिक बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम कह सकते हैं गलनांक, गलनांक ऑब्लिक क्वथनांक।
तो जैसे कि बल मजबूत होंगे तो गलनांक और क्वथनांक अधिक होगा। तो आपने देखा आयनिक क्रिस्टल कठोर होते हैं और इनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है। तो इसलिए गलनांक और क्वथनांक आयनिक ठोसों का हो जाएगा उच्च, यानी अधिक हो जाएगा। इसी कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे आपके धात्विक क्रिस्टल। तो धातुओं का भी गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा। सहसंयोजी में आपने पढ़ा, इनमें जो बंध होता है वह अत्यंत प्रबल होता है। इस वजह से सहसंयोजी ठोसों का गलनांक और क्वथनांक हो जाएगा अत्यंत उच्च, अत्यंत उच्च यानी बहुत अधिक हो जाएगा। और आणविक में अब 3 कैटेगरी हैं। तो अध्रुवीय, ये सबसे कमजोर बलों को धारण करते हैं, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक होगा अत्यंत निम्न। और इसके बाद ध्रुवीय में निम्न होगा और ये जो हाइड्रोजन आबंधित ठोस होंगे इनका भी निम्न ही रहेगा। ठीक, इसको आप समझ पा रहे होंगे। बर्फ तो आपने देखा है, बर्फ को H बॉन्डेड आणविक ठोस कहा जाता है और ये कठोर भी होता है। लेकिन यदि इसको हम बर्फ को फ्रिज से निकाल के बाहर रख दें तो अपने आप ही वो पिघलना शुरू होता है और उसका गलनांक 0 डिग्री सी होता है। आप लोग जानते हैं इस बात को। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा गलनांक और क्वथनांक यदि होता है तो सहसंयोजी ठोस का होता है। ठीक है बच्चों। और अब इसके बाद अंतिम पॉइंट में हम बात करते हैं चौथे नंबर पे, और वह है चालकता। चालकता यानी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कौन विद्युत का चालक होगा, कौन अचालक होगा या विद्युत रोधी होगा, इसके बारे में बात करें तो देखिए, इसमें आयनिक क्रिस्टलों में धनायन और ऋणायन होते तो हैं लेकिन वो आपस में बॉन्डेड रहते हैं, इसलिए ये केवल गलित या जलीय विलयन में, तो मैं यहाँ लिखता हूँ गलित अवस्था ऑब्लिक जलीय विलयन में, जलीय विलयन में चालक, ध्यान रखिए ठोस अवस्था में नहीं, ठोस अवस्था में नहीं। जैसे देखते हैं हम यहाँ NaCl, ये ठोस है, S लिख दिया है यहाँ पर, और ये गर्म करने पर यानी पिघलाने पर अथवा जल में घोलने पर Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो ये होंगे चालक, और ठोस अवस्था में ये रहेगा अचालक, नॉन कंडक्टर होगा। इसको हम इंसुलेटर भी कह सकते हैं। ठीक है। और धात्विक ठोसों के बारे में बात करी जाए तो ये चालक होंगे। अगर हम सहसंयोजी ठोसों के बारे में बात करें तो इनकी चालकता रहेगी नगण्य ऑब्लिक विद्युत रोधी, विद्युत रोधी। इसी प्रकार से इन तीनों के बारे में अगर हम बात करें तो ये तीनों भी नगण्य चालकता प्रदर्शित करेंगे। इसी को हम कहेंगे विद्युत रोधी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। और आप लोग इस बात को तो जानते ही हैं कि केमिस्ट्री में कोई भी नियम यूनिवर्सल नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें अपवाद जरूर मिलते हैं। ऐसा यहाँ पर भी होगा। अभी आप उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे इस बात को कि किन किन में वेरिएशन मिलना है। तो अगर हम चालकता के बारे में समझें तो जो आयनिक ठोस हैं ये ठोस अवस्था में अचालक होंगे, लेकिन गलित अवस्था में अथवा जलीय विलयन में ये चालक हो जाएंगे। तो इनकी चालकता जो होगी वह किस में होगी, गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में, और इनकी चालकता अधिक होगी, उच्च कह सकते हैं। इसी प्रकार से धात्विक क्रिस्टल ये सभी परिस्थितियों में चालक होंगे और चालकता उच्च होगी।
ठीक है बच्चों, चालकता कैसी रहेगी? उच्च रहेगी। ये ठोस अवस्था में भी, विलयन की अवस्था में भी, सभी अवस्थाओं में विद्युत के चालक होंगे। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, सभी अवस्थाओं में, सभी अवस्थाओं में। ठीक, अब अंतिम पॉइंट आता है इनके एग्जाम्पल के बारे में, तो उनको और हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स को। हाँ तो बच्चों देखिए, एग्जाम्पल्स में हो जाएंगे। एक तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, आयनिक क्रिस्टल में NaCl, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट कहेंगे इसको, KNO3, ZnS जिंक सल्फाइड, CaF2 आदि। मतलब ऐसे सभी यौगिक जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उपस्थित होंगे, वे सभी के सभी आयनिक क्रिस्टल के उदाहरण होंगे। ठीक है, और धात्विक क्रिस्टल में सभी धातुएं आ जाएंगी आपकी। तो यहाँ एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, धातुओं में Cu, Zn, Fe आदि। ठीक, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो चालकता आपने उच्च लिखी है, इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, या करके सबसे अधिक चालकता होगी धातुओं की। हाँ बच्चों, इसमें आपकी NCERT की बुक में कुछ सवाल हैं जिसमें अन्य उदाहरण भी पूछे गए हैं कि इनकी कैटेगरी बताइए कि किस प्रकार का ठोस है। तो उन उदाहरणों को और यहाँ लिख लेते हैं। ये आपका सिल्वर होगा, धात्विक क्रिस्टल में आएगा, और इसी तरह से Sn, ये भी धात्विक क्रिस्टल में आएगा, रुबिडियम Rb, ये भी धात्विक क्रिस्टल के अंतर्गत आएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस की। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे, यहाँ लिखते हैं हम SiO2, ये क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज, ये बालू या बालू के जो बड़े बड़े, बालू के साथ बड़े बड़े कंकड़ उपस्थित होते हैं, ये सभी क्वार्ट्ज के अंतर्गत आते हैं। SiC को हम कहेंगे सिलिकॉन कार्बाइड, लिख देता हूं मैं नीचे, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। और इसी में आता है आपका C, यानी कि हीरा, ये सर्वाधिक कठोर होता है। अगर हम बात करें सर्वाधिक कठोर ठोस की, तो ये इसको हीरे को हम उसमें काउंट करेंगे। और इसके अतिरिक्त आता है ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये उसी के अंतर्गत आता है। और इसमें एक अपवाद भी है, उसको आप ध्यान रखेंगे, और वह है C, यानी कार्बन का ही दूसरा अपर रूप, जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। ये सहसंयोजी और क्रिस्टली ठोसों के गुणों के विपरीत, ध्यान देंगे, चालक होता है, यानी विद्युत का प्रवाह करता है, और साथ में मुलायम भी होता है। जबकि आपने पढ़ा है कि सहसंयोजी क्रिस्टल अत्यंत कठोर होते हैं, लेकिन अपवाद के रूप में हमको ध्यान रखना है, ये जो ग्रेफाइट है ये मुलायम होगा अन्य सहसंयोजी ठोसों की तुलना में, और ये नगण्य होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं चालकता के दृष्टिकोण से, लेकिन ग्रेफाइट चालक भी होगा। क्या होता है कि इसकी स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा पाया जाता है जो बंध नहीं बनाता और चलने फिरने के लिए स्वतंत्र होता है। इस वजह से वह गमन करके ग्रेफाइट के अंदर विद्युत का प्रवाह करने में सक्षम होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई। अब लास्ट में आपके उदाहरण रह जाते हैं आणविक ठोसों के। तो अगर इनमें हम बात करें, 3 कैटेगरी हैं, ध्रुवीय, पहला अध्रुवीय, फिर ध्रुवीय, फिर H बॉन्डेड। तो आपको ध्यान रखने हैं, अध्रुवीय के जो उदाहरण हैं, यहाँ मैं नीचे इसके लिख देता हूँ ऐसे एरो लगाकर,
AR आर्गन है, I2 CO2, P4 S8, ये सभी अध्रुवीय के उदाहरण हैं। और ध्रुवीय के उदाहरण में आपके हो जाएंगे, दो एग्जाम्पल इसके लिख देता हूं यहाँ पर, HCl, और दूसरा उदाहरण हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में खर्च हो जाते हैं, 2 बच जाते हैं, और इसकी वजह से इसमें ध्रुवता यानी पोलैरिटी आ जाती है। और बाकी जो अध्रुवीय में देखें तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनमें कोई ध्रुवता नहीं पाई जाती, क्योंकि ये समान प्रकार के परमाणुओं के बीच बना हुआ बंध होता है। और इसी वजह से आपने स्टार्टिंग में लिखा था कि जो घटक कण होंगे वह होंगे परमाणु अथवा अणु। तो आप देख पा रहे हैं I2 परमाणु होंगे, I और I, P4 P और P, इस प्रकार से ये परमाणु के रूप में, और CO2 देख पा रहे हैं ये अणु के रूप में आणविक ठोस का निर्माण करेंगे। अब लास्ट उदाहरण रह जाता है H बॉन्डेड में, तो इसके भी 2 उदाहरण मैं यहाँ लिख देता हूँ। और आपका प्रमुख उदाहरण होगा H2O, जिसको हम बर्फ के रूप में जानते हैं। और दूसरा उदाहरण है NH3 अमोनिया। तो 2 ऐसे उदाहरण हैं जो H बॉन्डेड ठोस के अंतर्गत आते हैं। H2 और NH3 H बॉन्डेड आणविक ठोस होंगे। और बाकी आपने सारे उदाहरण को समझ लिया है। तो बच्चों सबसे पहले तो इसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए उदाहरणों को, आयनिक ठोस के उदाहरण कौन होंगे, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव उपस्थित हों। धात्विक क्रिस्टल के उदाहरण कौन होंगे, सभी धातुएं, ठीक है, ये विद्युत की सबसे ज़्यादा चालक होंगी। सहसंयोजी ठोस के उदाहरण कौन होंगे, जिसमें मुख्यतः अधातु के परमाणु शामिल होते हैं। तो यहाँ सारे उदाहरण अधातुओं के ही हैं। SI और O के बीच बॉन्ड बना होगा, दोनों अधातुएं हैं। SI और कार्बन के बीच बना होगा, दोनों अधातुएं हैं। इस प्रकार से कार्बन के 2 रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तो इसमें से ग्रेफाइट ऐसा अपर रूप होगा जो सहसंयोजी ठोसों के गुणों के विपरीत गुण प्रदर्शित करेगा, और इसमें चालकता भी पाई जाएगी, और ये इनकी तुलना में मुलायम भी होगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद आणविक ठोस में 3 कैटेगरी होती हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय और H बॉन्डेड। तीनों के उदाहरण यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। तो आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट के द्वारा नोट बना लेंगे। कहीं पर भी आपको कोई कठिनाई हो, वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए। ठीक है। एक बात और आप लोगों से कहनी थी कि आपकी NCERT की बुक में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बेंजीन। बेंजीन किस क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है? तो मैं आपको बता देता हूं कि बेंजीन अध्रुवीय टाइप में आएगा। तो अध्रुवीय में आप एक और बढ़ा लेंगे S8 के आगे, C6H6। ये बेंजीन है जो कि अध्रुवीय कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, और ये अध्रुवीय आणविक ठोसों के गुणों को प्रदर्शित करेगा। ठीक है बच्चों। कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि CO2 को हम किस और नाम से जानते हैं, तो आपको जान लेना चाहिए कि CO2 को हम शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लें कहीं पर भी, CO2 शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। तो इस प्रकार से बच्चों आज आपने इस वीडियो लेक्चर में क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकारों का अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बेहतर समझ में आए होंगे। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई कठिनाई हो तो आप इसको दोबारा देख लीजिए। कुछ बच्चों ने लिखा हुआ है मुझे कि हमें पढ़ने में और लिखने में एक साथ कठिनाई आ रही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले आप लोग पूरे वीडियो को देखें,
इसके बाद जब मैं आपसे कहता हूँ उस वीडियो में कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जब इस तरह के स्क्रीनशॉट आपके एकत्रित हो जाएंगे, वीडियो पूरा आप देख चुके होंगे, तो फिर आप उन स्क्रीनशॉट्स की मदद से अपने नोट को बनाएंगे। ठीक है बच्चों, और जहाँ कहीं पर भी आपको समझने में कठिनाई हो, दोबारा से वीडियो देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप अपने साथ पढ़ने वाले अन्य स्टूडेंट्स को भी इन ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी देंगे, ताकि सभी बच्चे अपने घरों में रहते हुए कोरोना से बचाव को करते हुए अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें और लगातार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।